नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जोधपुर से, जहां एक जवान ने खुदकुशी कर ली। जोधपुर में सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मार ली। सीआरपीएफ जवान की मौके पर ही मौत हो गई। इस जवान ने खुद को परिवार समेत बंधक बना रखा था। जवान की पत्नी और बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आईजी विक्रम सहगल के सामने इसने खुद को गोली मार ली। बड़ी खबर जोधपुर से। 17 घंटा समझाइश के दौर के बाद आखिर इस घटनाक्रम का दुखद अंत हुआ है। सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट ने अपने आप को चिन के नीचे गोली मारी और आत्महत्या कर ली। हमारे साथ डीसीपी डॉक्टर अमृता है, बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैम, कल से आप मशक्कत लगातार कर रहे हैं, देर रात तक आप यहाँ पर थी और लगातार समझाइश का दौर जारी था, आखिर क्या कारण रहा सर? अब कारणों का तो अनुसंधान में अब पता चलेगा, लेकिन जो भी वार्ता की थी तो उसमें उसको सीआरपीएफ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से कुछ उसको शिकायतें थी और उन्हीं शिकायतों को लेकर वो तंग था। मैम, जब उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं आईजी के समक्ष सरेंडर कर दूंगा तो एक बार सबके सांस में सांस आई थी, लेकिन क्या कारण रहा कि आईजी के यहाँ पे आने के बाद भी उसने ऐसा किया? अब इसका तो हम अभी तुरंत मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उसने आईजी साहब को बुलाया था। इसी वजह से वो जयपुर से आए भी, पहुँचे भी कि मैं उनके सामने मैं सरेंडर कर दूंगा, अपना वेपन उनको मैं दे दूंगा। किंतु वो आए भी, पहुँचे भी, लेकिन उसने अपने आप को गोली मार ली। मैम, 40 राउंड वो साथ लेकर गया था आपने, कितने राउंड फायर किए उसने? अभी उसको हम कंफर्म अभी करेंगे, लेकिन 10 से कम ही राउंड फायर किए थे उसने। अच्छा मैम, एक बात और बताइए, आपने जो जिस तरह से उसके समझाइश के प्रयास किए, उसके पिताजी, उसके ससुराल वाले, किन किन लोगों को बुलाया, क्या क्या वार्ता हुई? घर में उसके साथ उसकी बेटी और उसकी पत्नी थे। उसके अलावा हमने जो बाहर से उसके दोस्त, जो जिसकी वो बहुत बात मानता था, उसके पिताजी, उन दोनों को बुलाया। वो रात भर हमारे साथ थे और पिताजी तो अभी भी लास्ट तक भी उससे लगातार बात कर रहे थे, वार्तालाप हम करा रहे थे, ताकि उसको वो थोड़ा उसका गुस्सा जो है वो शांत हो और उसमें थोड़ी सी समझाइश के बाद वो अपने आप वो अपना वेपन दे दे और अपने आप को सपोर्ट कर दे। तो ये थे डीसीपी डॉक्टर अमृता, जिन्होंने बताया कि लगातार समझाइश के जो प्रयास किए गए उसके बाद जिस प्रकार से उसने एक राहत भरी उम्मीद दी थी कि हम आईजी के समक्ष जो है सरेंडर कर देंगे, लेकिन आईजी के आने के बाद, समझाइश के दौर के बाद भी उसने अपने आप को चिन के नीचे गोली मारी, जो उसके सर को फाड़ते हुए निकल गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राहत की बात यह है कि उसकी बच्ची और बीवी सुरक्षित है। लगातार समझाइश के प्रयास के बाद भी वो रंग नहीं ला पाए पुलिस के अधिकारी कि उसको सुरक्षित बाहर निकाल लेते, लेकिन जिस प्रकार से ये 17.5 घंटे के बाद इस घटनाक्रम का अंत हुआ, कहीं ना कहीं दुखद अंत हुआ है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, 17 घंटे से ज़्यादा का वक्त, और इस दौरान सभी की सांस अटकी रही, कोशिश सिर्फ एक रही कि इस परिवार को, इस जवान को सकुशल नीचे उतार लिया जाए, इसके घर से बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन कोशिशें नाकामयाब रही। जी, बात पे तो लगभग 17.5 घंटे तक लगातार समझाइश का दौर जारी रहा। तमाम पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़, डीसीपी डॉक्टर अमृता दुहान और एसीपी राजेंद्र दिवाकर के साथ सीआरपीएफ के जो आईजी है वो भी मौके पर पहुंचे, विक्रम सहगल। लगातार समझाइश हुई थी। करीब 40 राउंड फायर वो लेकर जो अपने घर में गया था, इसमें से करीब उसने कई राउंड फायर जो अपने बालकनी से किए। समझाइश के लिए यहाँ तक प्रयास किए गए कि उसके पिता और जिस दोस्त की ये बात मानता है उसको बुलाया गया और उससे लगातार समझाइश की गई। फिर सुबह जब उसने इस बात की जो शर्त रखी थी, सुबह कि मैं आईजी सीआरपीएफ के सामने सरेंडर करूंगा, तब एक बार राहत के साथ सबने ली थी कि अब जो है ये घटनाक्रम खत्म हो जाएगा और इसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन आईजी जब जयपुर से जोधपुर पहुंचे, लगातार उन्होंने भी समझाइश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस जवान नरेश जाट ने जो गन पॉइंट को अपने चिन के नीचे यानी ठुड्डी के नीचे खड़ा रखकर और फायर कर दिया और मौके पर इसकी मौत हो गई। राहत की बात यह है कि 6 वर्ष की बच्ची और उसकी पत्नी जो है सुरक्षित है। फिलहाल मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची है जो मौके का मुआयना कर रही है और साक्ष्य बताए जा रहे हैं। जी, आईजी के सामने सरेंडर की बात ये जवान कर रहा था, लेकिन आईजी के आने के बाद इसने खुद को गोली मार ली। क्या ये जवान सोच कर बैठा था कि पहले बड़े अधिकारी आए, आईजी आए और फिर ये इस तरह का कदम उठाए? एक सवाल तो ये चंद्रशेखर, और दूसरा ये वजह क्या रही, क्या कुछ साफ हो पाया, क्यों इस जवान को एक कदम उठाना पड़ा, क्यों
इससे तमाम समझाइश नाकाम रही। देखिए, अगर बात करें तो जो यहाँ के एक आला अधिकारी है भूपेंद्र सिंह जो जिससे इसकी बहस कल होने बताई जा रही है। सबसे बड़ी जो बात है, जिस प्रकार से आपने कि आईजी के सामने ही इसने गोली सोच के रखा हुआ था, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो गंभीर वजह रही होगी जो आईजी के समक्ष वो लेकर आना चाहता था। हालांकि इसको जो सारी जानकारी जो है मीडिया से साझा नहीं की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने ये तय कर लिया था कि अब खुद को तो खत्म करना ही है, लेकिन कुछ ऐसी जो हकीकतें हैं जो वो उस आईजी के सामने जो पेश करने वाला था, इसको लेकर उसने जो है आईजी के समक्ष सरेंडर करने की शर्त रखी। आईजी विक्रम सहगल जयपुर से जो है जोधपुर पहुंचे, लगातार उनसे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उसने जो है ये इस तरह का कदम उठाया और अपने आप को जो है गोली मारकर खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं जो 17.5 घंटे चली मशक्कत का दुखद अंत हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि उसकी पत्नी और बच्ची जो है सुरक्षित है। जी, पूछताछ की गई इस जवान के परिवार से, इस जवान की पत्नी से कि किस वजह से तनाव में था ये जवान जो इसने कदम उठाया, और क्या इसने घर पर इस बात को साझा किया था, घर वालों से बात की थी इसको लेकर। कल से बताया जा रहा है 10 राउंड इसने फायरिंग की। कल से ये जब फायरिंग कर रहा था, इस दौरान का घटनाक्रम क्या रहा? इसने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पिता से बात की? देखिए, जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एक बार तो ये राजी हो गया था कि उसके पिता को घर के अंदर भेज दिया जाए, लेकिन जब वो उसके पास जाने लगे मकान के पास, तो फिर वो आक्रोशित हो गया। उसने कहा कि मैं अगर अंदर आओगे तो मैं गोली मार दूंगा। तो बातचीत का वो सिलसिला कहीं ना कहीं जो क्रम था वो वहीं पे टूट गया। लेकिन अगर बात करें तो उसकी पत्नी से इसने क्या बात साझा की है, इसको लेकर पूछताछ जारी है। जिस प्रकार से मीडिया को कोई तथ्य फिलहाल पता ही नहीं जा रही, लेकिन जो भी घटनाक्रम है सामने आएगा तब असल वजह पता चलेगी कि आखिर क्या वजह रही कि वो इतने अवसाद में आ गया और इतना आक्रोशित हो गया कि उसने 17 घंटे तक भी वो अपने आप को काबू नहीं कर पाया। और 17 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद उसके समझाइश के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को गोली मारकर अपनी हीरा को समाप्त कर दिया। जी, ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। एक दर्दनाक घटना जोधपुर से सामने आई आज, जब इस जवान ने कल से खुद को और अपने परिवार को बंधक बनाकर रखा था, और आज पहले इसने डिमांड की कि आईजी को मौके पर बुलाया जाए, उसके बाद ये सरेंडर कर देगा। लेकिन आईजी जैसे ही मौके पर पहुंचे, इस जवान ने सुसाइड कर लिया, खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अब कौन सी ऐसी बात थी किस वजह से ये जवान अवसाद में था, तनाव में था, जो ये आईजी के समक्ष रखना चाहता था, ये अब पुलिस तमाम एंगल्स को ध्यान में रखते हुए आगे जांच का दायरा बढ़ा रही है। माउंट आबू में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप माउंट आबू में चल रहा है। विधानसभा चुनाव पर यहां पर रणनीति बनाई जा रही है। सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेता इस कैंप में, इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद हैं। बीजेपी का महामंथन माउंट आबू में, और इस दौरान सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी में गुटबाजी की कोई जगह नहीं है, सबको साथ आगे चलना होगा, तभी 2023 का रण फतेह किया जा सकेगा। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं सिरोही से। कपिल, क्या चल रहा है इस महामंथन से, क्या निकलकर बाहर आ रहा है? देखिए सुमित, बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर का 2 दिन का आज 10वां सत्र चल रहा है। आज का ये 4था सत्र है। कुल 10वां सत्र जो है वो इस समय चल रहा है। कुल 15 सत्र इस प्रशिक्षण शिविर में आयोजित होने हैं। आज की अगर बात करें तो आज की शुरुआत सोशल मीडिया के सत्र से हुई थी, जिसे अमित मालविया द्वारा, जो कि बीजेपी आईटी सेल के संयोजक है, उनके द्वारा संबोधित किया गया। और इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें कैसे सोशल मीडिया का उपयोग करना है, आगामी चुनाव में इसका किस तरह से उपयोग करना है और कैसे सकारात्मक उपयोग करना है, और जो कांग्रेस की विफलता है सोशल मीडिया के मार्फत कैसे जनता तक जाए, इसको लेकर जो है वो सोशल मीडिया के सत्र में चर्चा की गई। दूसरी ओर कृषि मंत्री कैलाश मेघवाल यहां पर हैं। कृषि पर दूसरा सत्र आयोजित किया जिसे कृषि मंत्री द्वारा संबोधित किया गया। गरीब कल्याण पर एक और सत्र आयोजित हुआ जिसे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा संबोधित किया गया। और चौथा सत्र जो इस समय अंदर चल रहा है बीजेपी की हमारी कार्य पद्धति विषय पर चल रहा है, जिसे ओम माथुर संबोधित कर रहे हैं। अब इन बीजेपी की किस तरह की कार्य पद्धति रही है, किस कार्य पद्धति के तहत बीजेपी काम करती है, ये आगे इसमें किस
किस तरह के बदलाव की जरूरत है, इस विषय पर ओम माथुर ने हाल ही में प्रशिक्षण शिविर में जो लोग शामिल थे उन्हें संबोधित किया। और अभी जो है वो कुछ और सत्र होने बाकी है, जिसमें विदेश नीति पर मुरलीधर राव संबोधित करेंगे, तो वहीं एक महत्वपूर्ण सत्र संगठनात्मक चुनौतियों पर आयोजित होगा, संगठनात्मक राजनीति और चुनौतियों पर, जिसे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया संबोधित करेंगे। तो ये जो है आज के सत्र रहेंगे, जिसको लेकर जो है अभी भी लगातार सत्र जो है वो जारी है। और हर सत्र में एक प्रमुख वक्ता जो है तय किया गया है, वो उस विषय पर सभी को जानकारी दे रहा है। और ये सभी से ये अपील की जा रही है, निर्देशित किया जा रहा है कि इस प्रशिक्षण शिविर में जो लाभ ये नेता, ये पदाधिकारी ले रहे हैं, इसे अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने अपने कार्यकर्ताओं को बताएंगे और उन्हें इससे रूबरू कराएंगे। आप देखिए कि इस समय यहीं अंदर की ओर जो सत्र है वो चल रहा है, और जो इस समय ओम माथुर का सत्र जो है वो यहाँ पर चल रहा है। दूसरी ओर आप देखिए कि बीजेपी का एक जो प्रमुख इस पूरे मामले में एजेंडा रहा है कि गुटबाजी किसी भी तरह से स्वीकार नहीं होगी। जैसा कि सतीश पूनिया ने हमें बताया था कि गुटबाजी जो है वो किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। और इस समय हमारे साथ में भजनलाल जी शर्मा है, उनसे हम बात करेंगे। मतलब किस तरह से अभी सत्र में किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, आज हमारे ये दूसरे दिन का प्रशिक्षण है। पहले सत्र में हमारा सोशल मीडिया, दूसरे सत्र में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कृषि क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं उनके बारे में जानकारी। तीसरा सत्र हमारा 2014 के बाद गरीब कल्याण योजना है। जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के 2014 के बाद गरीब कल्याण को लेकर के जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में हमारा सत्र था। अभी जो हमारा सत्र है वो हमारी कार्य पद्धति है, वो सत्र हमारा चल रहा है। इसके बाद 2014 के बाद विदेश नीति में जो परिवर्तन आया है और आज पूरे विश्व के देशों का नज़रिया जो भारत के प्रति बदला है, उसे लेकर के हमारे मुरलीधर राव जी देंगे। कार्य पद्धति को लेकर के ओम जी माथुर जी का हमारा चल रहा है। गरीब कल्याण को लेकर के हमारा विषय अर्जुन जी मेघवाल जो हमारे मंत्री उन्होंने लिया है। कृषि क्षेत्र को लेकर के हमारे कैलाश जी चौधरी जो हमारे मंत्री उन्होंने लिया है। और सोशल मीडिया को हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं सोशल मीडिया के अमित मालवीय जी, उन्होंने लिया है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से हम कार्यकर्ता का विकास भी करते हैं। कार्यकर्ता के कार्य पद्धति, कार्यकर्ता का हमारा विचार अपना, और कार्यकर्ता अनुशासित तरीके से किस तरह से काम कर सकता है, ये सारे विषय प्रशिक्षण के अंदर होते हैं। हमारी कार्य पद्धति विषय पर सत्र चल रहा है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आपकी जो वर्किंग स्टाइल है उसमें कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कार्य पद्धति है वो और राजनीतिक दलों से अलग है, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके अंदर ये कार्य पद्धति जो है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारा काम जिस तरह से है, हम जनता के बीच में संवाद बन के रहते हैं, कार्यकर्ता हमारा परिवार भाव से काम करता है। इन सारे विषयों को लेकर के बड़ी लंबी चर्चा इसमें होती है। जिस चीज का इंसान को खतरा होता है कपिल, उसको लेकर वो ज्यादा बात करता है, ज्यादा फोकस रखता है उस पर। गुटबाजी को लेकर कहा सतीश पूनिया ने, तो गुटबाजी का कहीं अंदेशा सताता है क्या इन्हें? सही कहा अध्यक्ष जी ने। गुटबाजी को लेकर चर्चाएं काफी जोरों पर है, और इसी वजह से सतीश पूनिया जी को भी खुल के कहना पड़ा किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और स्वीकार भी नहीं की जाएगी। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुटबाजी का जो मामला आता है मीडिया में ही आता है, बाकी का ऐसी कोई गुटबाजी पार्टी में नहीं। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें भाजपा में तो कोई मतलब ही नहीं। देखिए स्पष्ट तौर पर जो है वो गुटबाजी के सवालों पर सारे जो बीजेपी के नेता है वो बसते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि किसी भी तरह की गुटबाजी पार्टी के अंदर नहीं है। जैसा पहले सतीश पूनिया ने भी कहा था कि जो पार्टी में गुटबाजी को किसी तरह का स्थान नहीं दिया जाएगा, और वर्तमान में भी किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। दूसरी ओर अभी भजनलाल शर्मा से भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ये जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है ये आने वाले समय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी की कार्यपद्धति दूसरी राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल अलग है, और उस कार्यपद्धति में और ज्यादा जो है वो मजबूती लाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस समय ओम माथुर का सत्र चल रहा है, हमारी कार्य पद्धति विषय पर यह सत्र चल रहा है। इसके बाद में देखिए संगठनात्मक राजनीति और चुनौतियां विषय पर इस आज का आखिरी सत्र होना, और वो सबसे बेहद महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है कि किस तरह से संगठन में जो है वो बदलाव लाने की जरूरत है। इस पर आप सब लेते रहेंगे।
कपिल श्रीमाली मेरे सहयोगी सिरोही में इस वक्त जानकारी दे रहे थे, सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर से। ओम माथुर इस वक्त वहां पर सत्र ले रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। दौसा जिले के बांदीकुई में सैनी समाज की महापंचायत का आज आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत को देखते हुए करीब 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं महापंचायत को देखते हुए सैनी समाज के द्वारा सभी प्रतिष्ठान और सब्जी मंडी बंद रखी जा रही है। 12% आरक्षण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर हो रही इस महापंचायत की अगुवाई विधानसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे भागचंद टांकड़ा कर रहे हैं। वहीं महापंचायत में भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए एएसपी लालचंद कायल के नेतृत्व में 4 आरपीएस अधिकारी सहित 275 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं जिला मजिस्ट्रेट कमर चौधरी ने भी 5 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं, जो महापंचायत स्थल और इसके आसपास के क्षेत्र में अलर्ट रहेंगे। सैनी समाज की महापंचायत चल रही है। सुरक्षा के लिए 275 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। 12% आरक्षण की मांग ये सैनी समाज कर रहा है और इसको लेकर बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे हैं और महापंचायत कर रहे हैं। रैली निकालेंगे, एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और इनकी इस रैली को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। 275 पुलिस वाले यहां पर तैनात किए गए हैं। दौसा से एक खबर है, सैनी समाज की महापंचायत। आशीष मेरे सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कह रहे हैं ये लोग? किसी तरह का कोई बातचीत हो पाई इन लोगों से? किसी प्रशासनिक स्तर पर कोई समझाइश की गई इनसे? बिल्कुल, ये सैनी समाज की महापंचायत है जो बांदीकुई में आयोजित की जा रही है। 11 सूत्रीय मांग पत्र है और यह मांग पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक भिजवाया जाएगा। इससे पूर्व यहाँ पर महापंचायत आयोजित की जा रही है। समाज के जो वक्ता हैं वो संबोधन कर रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। हजारों की संख्या में यहाँ पर सैनी समाज के लोग मौजूद हैं। 12% आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह महापंचायत की जा रही है। पूर्व में भरतपुर में भी इसी मांग को लेकर आंदोलन किया गया था। ऐसे में उसी कड़ी में दौसा के बांदीकुई में यह महापंचायत आयोजित की जा रही है। महापंचायत के बाद में यहाँ बांदीकुई में रैली निकाली जाएगी और रैली के बाद एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री तक ज्ञापन भिजवाया जाएगा ताकि 12% आरक्षण की मांग है उसको पुरजोर तरीके से रखा जा सके। इधर भारी भीड़ जमा होने के चलते पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। यहाँ पर करीब 300 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। काफी सारे पुलिस के अधिकारी तैनात हैं। बांदीकुई शहर में 2 रेल लाइनें गुजरती हैं, आगरा रेल लाइन और दिल्ली रेल लाइन। दोनों रेल लाइन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरपीएफ को भी तैनात किया गया है। साथ ही कलेक्टर ने भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है कि भरतपुर जैसी स्थिति बांदीकुई में ना बने, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर महापंचायत लगातार जारी है। जैसे ही महापंचायत खत्म होगी उसके बाद में रैली का कार्यक्रम है। जो आयोजक हैं उनका ये कहना है कि महापंचायत के बाद रैली निकाली जाएगी। हालांकि प्रशासन किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहता और सभी जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रेल लाइन पर जो रास्ते जाते हैं वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हाईवे पर ठीक, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण किया। विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की हम जब अनावरण किया गया। नए संसद भवन में अशोक स्तंभ का ये अनावरण किया गया है। बताया जा रहा है अशोक स्तंभ 20 फीट से ज्यादा ऊंचा है। ऊंचाई इसकी 20 फीट से भी ज्यादा है। और जब अनावरण किया गया ओम बिरला भी मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। ये देखिए तस्वीरें अशोक स्तंभ के अनावरण के वक्त। बीस फीट से ज्यादा की ऊंचाई है इस अशोक स्तंभ की। पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया। विशाल अशोक स्तंभ। और इस दौरान ओम बिरला, हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अनावरण किया गया। जैसे कि हर बार किसी भी शुभ कार्य से पहले प्रधानमंत्री करते हैं, इस बार भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ इस अशोक स्तंभ का, जिसकी ऊंचाई 20 फीट से ज़्यादा ऊंचा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशाल भव्य अशोक स्तंभ। आज इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
नए संसद भवन में यह अनावरण किया गया। 20 फीट ऊंचे अशोक स्तंभ का अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये तस्वीरें उस वक्त की जब स्तंभ का अनावरण किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हरदीप पुरी इस दौरान मौजूद रहे। ये देखिए, पूजा पाठ कर, पूजा अर्चना कर इस अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। भरतपुर से खबर है। भरतपुर के नदबई में सरपंचों ने धरना दे दिया है। पंचायत समिति परिसर में ये सरपंच धरना दे रहे हैं। सरपंचों के धरने में मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी शामिल हुए। विकास कार्य नहीं होने से नाराज हैं सरपंच। जिला परिषद सीईओ और विकास अधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया। भारी पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद। सरपंचों का धरना, मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी शामिल हुए इस धरने में। विकास कार्य नहीं होने से नाराज सरपंच। खबर दौसा से है। दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालावास में आज गांव वालों का आक्रोश देखने को मिला। इन्होंने आज सुबह स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इसी वर्ष राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालावास को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है, लेकिन शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया। पूर्व में पदस्थापित शिक्षकों को भी अन्य स्कूलों में लगा दिया है। ऐसे में अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालावास में शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही है। शिक्षकों की इसी कमी को देखते हुए आज ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और ना तो स्कूल के विद्यार्थियों को अंदर जाने दिया और ना ही स्कूल के स्टाफ को। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक स्कूल में शिक्षकों के पद नहीं भरे जाएंगे तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। वहीं श्रीगंगानगर में स्कूल की तालाबंदी जारी है। रायसिंह नगर के ततारसर स्कूल की तालाबंदी जारी। स्कूल अपग्रेड की मांग को लेकर इन्होंने तालाबंदी की। 7 दिनों से ग्रामीण और छात्रों का धरना यहां चल रहा है। खबर कोटा से है। कोटा में स्कूल के सामने शराब ठेका खुलने से बच्चों और स्कूल स्टाफ में भारी आक्रोश है। दरअसल कोटा ग्रामीण के आमोरा गांव के एक स्कूल के रास्ते में शराब ठेका खुला है। लगातार शिकायतों के बाद भी ठेका नहीं हटने से अब स्कूल के बच्चों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। बच्चे अपने परिजनों के साथ आकर टीसी मांगने लगे हैं। बता दें, बच्चों के कई बार प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। स्कूल के नामांकन पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिससे कारण स्कूल की प्रिंसिपल खासा परेशान है। वहीं ग्रामीणों ने मामले में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हमारे विद्यालय से थोड़ी सी दूरी पर कुछ लोगों ने, जो समाज कंटक कहे जाते हैं, उन्होंने दारू का ठेका खोल लिया है और इतना सा भी उन्होंने विचार नहीं किया कि बिल्कुल स्कूल से आने और जाने के रास्ते पर इस तरह से दारू का ठेका खोलना उचित होगा कि नहीं। उनके दारू के ठेके की वजह से हम सभी टीचर्स को और विद्यालय के छात्र छात्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आने जाने में इतना डर लगता है कि कब कौन सी घटना हो जाए कुछ समझ नहीं आता। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र के चक 281 आरडी में देर रात हुई बारिश के दौरान बरसाती पानी के भराव को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस विवाद में जान गंवाने वाले व्यक्ति का नाम दीवान सिंह है। देर रात हुई हत्या की सूचना पर घड़साना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को घड़साना सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया। हत्या के आरोपी गुरमेल सिंह को हिरासत में ले लिया गया और अब मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। देखने गए तो उन्होंने हमला करते कहते साडे प्लाट च क्यों आए हैं। कुलाड़ियां नाल ते कस्सियां नाल ते लाठियां नाल ते सिर च मारी कुलाड़ी ते पाड़ता उन्हें मारता थां ते खत्म करता। उन्होंने इन्ना कत्ल करता, छोट 5 मिनट ही नहीं लगन दिते। उन्होंने गवाड़ा न वट दिता। सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए सजा। कल शाम को बरसात होने के कारण बरसाती पानी जो है उसकी निकासी को लेकर 281 हेड में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया था। तो
उसमें झगड़े के दौरान दीवान सिंह रायशिक है, उसकी चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई। झालावाड़ में एक युवती ने प्रेम विवाह करने के लिए अपनी ही अपहरण की साजिश रच डाली। यही नहीं, अपने पिता के मोबाइल पर फोन करवाकर 10 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग कर डाली। लेकिन पुलिस ने लड़की की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया और उसके प्रेमी समेत लड़की को धर दबोचा। और तफ्तीश में सामने आया कि लड़की ने टीवी सीरियल देखकर अपनी ही अपहरण की साजिश की थी। युवती ने बताया कि दोनों के घरवाले उनकी शादी के खिलाफ थे, जिसके लिए ये सब किया गया। फिलहाल महिला थाना पुलिस दोनों प्रेमी युगल से पूछताछ में जुट गई है। डूंगरपुर की ग्राम पंचायत तो ऊपर गांव में काश्तकारों के लिए खेतों में जाने वाले रास्तों पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण था। रास्ते से अतिक्रमण हटाने के कई बार प्रयास हुए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में काश्तकारों को खेतीबाड़ी में भी दिक्कतें होने लगी हैं। लोगों ने मिलकर खेतों में आने जाने वाले रास्ते को खुलवाने की ठानी। गांव के युवा और बुजुर्ग सब इकट्ठा हुए। अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा शुरू हुई तो धीरे धीरे सभी राजी हो गए। अतिक्रमियों ने थोड़ी नाराजगी जताई, लेकिन वे भी गाँव की भलाई के लिए लोगों की बात को मान गए। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर ग्राम विकास कमेटी ऊपर गांव का गठन किया। ये कमेटी गांव के विकास से लेकर अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। गांव के लोगों की ओर से खेतों के साथ साथ मेन रोड से भी अतिक्रमण हटाने पर रजामंदी हो गई। फिर लोगों ने मिलकर ही अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू कर दी। अब सड़क चौड़ी करने का कार्य किया जा रहा है। इसका खर्चा पूरे गाँव के लोगों से चंदा इकट्ठा कर उठाया जा रहा है। गाँव वालों की इस पहल की सराहना की जा रही है। यहाँ पे ऊपरगांव के अंदर 20 सालों से अतिक्रमण करके रखा हुआ था गांव में, और बहुत लोग परेशान हो गए थे। परेशान होने के बाद गांव के अंदर कई रोड बंद ब्लॉक हो चुके थे। ब्लॉक होने के बाद फिर गांव वालों को ज़्यादा महसूस हुआ कि बहुत तकलीफ हो रही है। तो फिर गांव ने मिला, गांव के अंदर 12 कौमों के लोग रहते हैं, सभी मिल के सभी ने अपना सहयोग दिया। 1000 रुपए करके सभी लोगों ने चंदा किया। चंदा करने के बाद ये गांव में अतिक्रमण हटाने का काम किया। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अब बदमाश भगवान को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। बीती रात अज्ञात चोरों ने ओलना खेड़ा पंचायत के डूंगा खेड़ा गांव में 4 भुजा मंदिर को निशाना बनाया और मंदिर से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण ले उड़े। चोरी की वारदात का सुबह के समय तब पता चला जब मंदिर का पुजारी पूजा करने के लिए पहुंचा तो मंदिर के दोनों ही दरवाजे टूटे हुए मिले। इस पर पुजारी ने शोर मचाया और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। जब मंदिर में जाकर जांच की गई तो पता चला कि 2 किलो चांदी और 2 तोला सोने के आभूषण अज्ञात चोर ले उड़े। इसकी सूचना पर आमेर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया। गांव के बीच में स्थित मंदिर में चोरी की घटना से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 90 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा है। कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट से आए यात्रियों से करीब 2 किलो सोना बरामद किया। ये तीनों महिलाएं विदेश की रहने वाली बताई जा रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर जब कस्टम अधिकारी यात्रियों के सामान की स्कैनिंग कर रहे थे तब तीनों महिलाओं ने तस्करी के सोने को पार करने की चाल चली। पहली महिला अपने साथी को अपना बैग देकर स्कैन करवाकर बाहर आ गई। जब दूसरी महिला की स्कैनिंग की बारी आई तो पहली महिला ने तीनों बैग बिना स्कैनिंग करवाए अपने पास ले लिए। कस्टम विभाग की दूसरी टीम महिलाओं के पूरे कारनामे पर नजर रख रही थी। तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम अधिकारियों ने महिलाओं के पासपोर्ट जब्त कर इनकी विदेश यात्राओं के साथ साथ देश में की गई यात्राओं की डिटेल निकाल ली। विभाग द्वारा पूछताछ करने के बाद तीनों आरोपी महिलाओं को अदालत में पेश किया जाएगा।